हम लोग के टॉप एक्सपर्ट हैं, देश की राजधानी नई दिल्ली से हमारे साथ कनेक्ट हैं। संजीव भाई, बहुत शुक्रिया। इस वार के असेसमेंट में अर्ली डेज में ये माना जा रहा था कि बस अमेरिका गया और 2-4 दिन में ईरान को ख़त्म करके मिट्टी में मिला के चला आएगा, लेकिन ईरान ने जिस तरह से पलटवार किया उससे अरब देश ही नहीं, अमेरिका और इजराइल भी हैरान है। क्योंकि अब अगर एनर्जी क्राइसिस होती है, ऊर्जा का संकट उत्पन्न होता है, तो इजराइल और अमेरिका पर दुनिया भर का दबाव होगा और ख़ास तौर पर हमारे लिए भी बड़ा चैलेंजिंग है, क्योंकि हमारी जो एनर्जी सिक्योरिटी है और हमारा जो एनर्जी रिजर्व है वो बहुत बुरी तरह से प्रभावित होने वाला है। हमारे सामने क्या विकल्प हैं और इस ईरान की वार का हम पर क्या इम्पैक्ट है? देखिए ब्रिजेश जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये जो वेस्ट एशिया, जिसे मिडिल ईस्ट के नाम से भी जाना जाता है, यहाँ पर जो युद्ध चल रहा है उसका पूरे विश्व की जो एनर्जी सप्लाई चेन्स पर बहुत ही गहरा और नकारात्मक असर पड़ा है और भारत भी इससे गहरे तरीके से प्रभावित है, जैसे कि हमारे जो प्रीवियस स्पीकर ने इसके बारे में बताया भी। और जाहिर है कि भारत इन सारी स्थितियों पर बहुत ही पैनी नजर ही नहीं रखे हुआ है, बल्कि हम अपनी जो तैयारियां हैं उसको भी कर रहे हैं। जैसा कि हमारे विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर ने आज ही हमारे संसद में जो बयान दिया है, उससे भारत की जो सरकार का जो रुख है वो मेरे असेसमेंट के मुताबिक बिल्कुल स्पष्ट है कि भारत इन सारी स्थितियों पर एक प्रोएक्टिव तरीके से उसको डील करने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो हमारे जो फंसे हुए जो नागरिक हो उनसे निकालने के लिए एफर्ट्स की बात हो, या जो एनर्जी जो सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए जो इंपोर्ट्स को करने की बात हो, तो उसके लिए भारत की सरकार अपना पूरा प्रयास कर रही है। हमारे जो क्रूड ऑयल के जो रिजर्व्स हैं वो मेरे असेसमेंट के मुताबिक 25 से 30 दिनों के लिए इंटैक्ट हैं और यदि फर्दर ये सिचुएशन डिटेरियोरेट करती है तो आप जानते हैं ब्रिजेश जी कि हमारी जो एनर्जी इंपोर्ट्स को लेकर के डाइवर्सिफिकेशन की पॉलिसी है, हम सिर्फ मिडिल ईस्ट रीजन से ही नहीं बल्कि अफ्रीका से, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से, लैटिन अमेरिका से, वेनेजुएला का भी ऑप्शन ओपन है। तो ऐसे में जो अन्य जगहों से हम अपने जो एनर्जी इंपोर्ट्स को रैंप अप कर सकते हैं, उसे बढ़ा सकते हैं। रशिया के संदर्भ में भी अब हमारा जो इंपोर्ट्स है उसको बढ़ाया जा सकता है और ये स्पष्ट है कि भारत की जो सरकार। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ईरान पर जो ये वार आई तो लोग तो ये कह रहे थे कि बड़ी जल्दी सब कुछ निपट जाएगा, लेकिन ये तो बढ़ता ही जा रहा है, पहली बात। दूसरा, मैं देख रहा हूं कि जिस वक्त ईरान पे हमला हुआ उसके ठीक 1 घंटे के भीतर जीसीसी में, यानी कि अरब देशों में कोई ऐसा मुल्क नहीं बचा जहां पर ईरान ने अटैक न किया हो। तो क्या ये माना जाए कि ईरान ने पहले से ये पॉलिसी बनाई थी कि अगर हम पर अमेरिका इजराइल का अटैक होता है तो जितने भी इस्टेब्लिशमेंट हैं और जितने भी एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, एनर्जी फैसिलिटीज़ हैं अरब कंट्रीज़ की, जिसमें सऊदी, यूएई, कतर, इराक, कुवैत, इन सब को हम उड़ा देंगे? देखिए ब्रिजेश जी, ये जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इजराइल ने 28 फरवरी को जो एक्शन लिया वो एक अनप्रेसिडेंटेड एक्शन था। वो ईरानियन इस्लामिक रिजीम के लिए शॉक ही नहीं, एक बड़ा सदमे के तौर पे आया और पहले ही स्ट्राइक में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने उनकी टॉप लीडरशिप को एलिमिनेट कर दिया, जिसमें कि सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामनाई भी शामिल थे। और मैं ब्रिजेश जी, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि ये कोई साधारण स्ट्राइक नहीं थी। ये जो स्ट्राइक थी जिसमें कि ईरान के सुप्रीम लीडर को एलिमिनेट किया जाना, ये इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। एक बहुत ही बड़े मिडिल ईस्ट रीजन के घटनाक्रम के रूप में हमेशा इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है। लेकिन उसकी जो जेनेसिस है, उसका जो इतिहास है, यदि आप देखें तो मैं 2 बातें स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तो कर दिया है, लेकिन 1979 के बाद से जितने भी अमेरिका के प्रेसिडेंट रहे हैं, जिमी कार्टर से आप उठा लें और सभी जितने भी राष्ट्रपति रहे हैं, सभी की मंशा ईरान बहुत स्पेसिफिक सवाल है हमारे दर्शकों का कि ईरान को लड़ना तो अमेरिका से लड़े, इजराइल से लड़े। इन बेचारे अरब देशों ने क्या बिगाड़ा है? दुबई, अबू धाबी, दोहा, इराक, कुवैत, इन्होंने क्या किया? मैं देखता हूं कि प्रतिदिन सैकड़ों मिसाइल और हजारों ड्रोन से इनके ऊपर हमला हो रहा है। इनकी क्या गलती है? देखिए जी ब्रिजेश जी, बस एक बात मैं और अभी कंप्लीट करना था और उसके बाद मैं आपके सवाल पे आता हूं। देखिए, जो ईरान की इस्लामिक रिजीम है उसको अपने जो वेरियस जो उसके पॉलिसी अप्रोचेस रहे हैं
उसके ऊपर तुरंत पुनर्विचार करना था, चाहे वो आतंकवाद को अपने इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी के तौर पर और आतंकियों को स्ट्रेटेजिक असेट के रूप में इस्तेमाल करने की उनकी जो नीति रही, तो जो यहूदी सिविलाइजेशन के प्रति जो घृणा और नफरत का जो भाव ये इस्लामिक रिजिम रखती रही है, वो जाहिर है कि उसके ऊपर इस तरीके की स्थितियां एक दिन सर मुझे ये बताओ कि ईरान इन अरब देशों को क्यों मार रहा है? हाँ, ये सवाल के जवाब में मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये जो ईरान का जो एक्शन है वो उसकी हताशा में, आउट ऑफ डेस्परेशन जिसको कहते हैं, हाँ, वो एक्शन वो ले रहे हैं और ये ब्लंडर है। मैं इसको कहता हूं ये भारी गलती कर रहे हैं और इस गलती उनको, जब जाहिर है कि एक बड़ा सदमा उनको 28 फरवरी को जब मिला तो उसके बाद उन्हें समझ में नहीं आया कि आखिर इसको रिस्पॉन्ड कैसे करें। और सर, अमेरिका ने अपनी जो सारे तो क्यों ना हम अमेरिका के मददगारों को भी अपने साथ ले लें? यही पॉलिसी होगी और क्या होगी? नहीं, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अमेरिका के जो पार्टनर्स हैं, जो एलाइज हैं मिडिल ईस्ट, ये सब जितने जीसीसी में है सब अमेरिका के खास पार्टनर हैं। अच्छा, एक बात और बताऊं, हर साल ये अरबों डॉलर का पता नहीं क्या युद्ध सामग्री खरीदते हैं अमेरिका से, यूरोप से, पता नहीं क्या खरीदते हैं। पिछले 9 दिन से रोज मार खा रहे हैं डेली, और लिख के खुद देते हैं कि भैया इतने बैलिस्टिक आई, इतने ड्रोन आए, रोज मार खा रहे हैं। पर इनकी मजाल नहीं कि एक गोली भी ईरान की तरफ चला पाए। तो किस बात के लिए अरबों डॉलर के युद्ध और साजो सामान